हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रूबी कुमारी, जमालपुर कॉलेज जमालपुर। आज फिर से आपके सामने एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की, भारतवर्ष की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता कौन सी है? देखिए, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि हमारे देश की जो सबसे पहली सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता यानी जिस काल में वेदों की रचना की गई थी। लेकिन आज से 100 वर्ष पूर्व लगभग जब हड़प्पा सभ्यता का पता हमें चला, तब यह सारी अवधारणा बदल गई। दरअसल अब यह इतिहास एक दूसरी दिशा में जाने लगा और वैदिक काल के बदले हड़प्पा काल यानी सिंधु सभ्यता का काल हमारे देश की सबसे पहली सभ्यता जानी जाने लगी। सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। 4 सभ्यताएं ये कौन कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन एक बात थी जो इन तीनों सभ्यताओं से अलग हमारे देश की सभ्यता थी, वो यह थी कि हमारे देश की सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा गया, नगरी सभ्यता कहा गया, जबकि शेष तीनों सभ्यताएं जो थी वो ग्रामीण सभ्यता कहलाती थी। चूँकि सबसे पहले इतिहासकारों ने हड़प्पा नगर की खुदाई की और हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया, इसीलिए इसका नामकरण सिंधु घाटी के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता भी किया गया। और इस दौरान बहुत सारे नगर हमारे सामने आए। सिर्फ हड़प्पा ही नहीं, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, चन्होदाड़ो, लोथल, रोपड़, रंगपुर, कालीबंगा, आलमगीरपुर, ये सारे नगर हमारे सामने आए। तो ये सारे नगर जो थे हमारे देश यानी भारतवर्ष के प्रारंभिक नगर माने जाते हैं और इन सब का पता हमें पुरातत्व के दौरान खुदाई के जरिए प्राप्त होता है। अब ये पुरातत्व क्या है, इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी, मैं फिर से थोड़ा बता दूं। पुरातत्व इतिहास जानने के लिए यानी प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सर्वश्रेष्ठ कसौटी मानी जाती है। समकालीन प्रत्यक्षदर्शी सामग्री ही पुरातात्विक सामग्री कहलाती है और हमारा वही इतिहास प्रामाणिक भी माना जाता है जिसको इस आधार पर लिखा गया हो। यानी कि पुरातत्व के आधार पर जिस इतिहास का निर्माण होता है वही इतिहास सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। तो इसी पुरातत्व के जरिए ही सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का पता चला। इसका नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कोई इतिहासकार इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसका उद्गम केवल सिंधु नदी ही नहीं था बल्कि सरस्वती नदी के किनारे भी अनेक नगरों के अवशेष मिले हैं, इसलिए इसका नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता भी किया गया। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी खोज की कहानी कैसी थी और कैसे इस सभ्यता का पता पूरे विश्व को, पहले भारत और पहले उसके बाद विश्व को कैसे पता चला। देखिए, मध्य युग में हमारे देश में ऐसी कोई संस्था या कोई संगठन रजिस्टर्ड नहीं था जिसका इस क्षेत्र में कार्य होता हो, यानी कि पुरातत्व से संबंधित, प्राचीन इतिहास से संबंधित कोई ऐसी संस्था नहीं थी मध्य युग तक। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन करने के लिए आए तो इस दिशा में उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की और सबसे पहले 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस एशियाटिक सोसाइटी का कार्य क्या था? तो इसके जरिए ही हमारे देश में, भारत का इतिहास जानने की कवायद अब शुरू होती है और इसके जरिए यानी कि एशियाटिक सोसाइटी के जरिए ही हमारे देश में पुरातात्विक खोजों का कार्य शुरू हुआ। लेकिन इस दिशा में कुछ आगे बढ़ करके तब स्थिति बदली जब 1861 में पुरातत्व विभाग का गठन किया गया।
और इसके डायरेक्टर जनरल बने सर कनिंघम। तो कनिंघम की दिलचस्पी देश के प्राचीन इतिहास में थी और उन्होंने इस दिशा में काफ़ी कुछ कार्य किया। उनके अंतर्गत एक परियोजना का भी शुभारंभ किया गया, जिस परियोजना के अंतर्गत यह कार्य था कि वो देश के अंतर्गत पुरातत्व के जरिए सर्वेक्षण का कार्य करे और खुदाई के दौरान बहुत सारी चीज़ों को देश के सामने लाया जाए, उनका संवर्धन हो, संरक्षण भी हो। तो कनिंघम के जरिए यह कार्य अब आगे बढ़ा और कनिंघम ने इस दिशा में कुछ कार्य भी किया, लेकिन इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना शेष था। और जब आगे चल कर के 1902 में सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने, तब उनके नेतृत्व में ही जो कमेटी बनी इतिहासकारों की, उसमें थे दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो इसका जो श्रेय है वो मार्शल और दयाराम साहनी को जाएगा। तो इसकी खोज की कहानी कैसे शुरुआत होती है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि यह जो खोज हुई वो तो 1921 में हुई, सिंधु सभ्यता का पता चला, लेकिन 1921 के पहले भी पुरातत्व विभाग के जरिए इस दिशा में खोज का काम जारी था। और सबसे पहले हम देखते हैं कि 1826 में एक ब्रिटिश नागरिक चार्ल्स मैसन जो था वो इस क्षेत्र में आया था। यह जो इलाका था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो अभी दुर्भाग्य से भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया है, लेकिन यह हमेशा से प्राचीन इतिहास में रुचि रखने वाले इतिहासकारों के लिए दिलचस्पी का विषय रहा था यह क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र में घने जंगल थे, ऊंचे नीचे टीले थे, ये भूमि समतल नहीं थी, बहुत ही उबड़ खाबड़ थी। और इस क्षेत्र में अक्सर खुदाई के दौरान या किसी कंस्ट्रक्शन के दौरान, छोटे मोटे कार्य के दौरान बहुत सारी चीज़ें यहाँ अक्सर मिलती रहती थी, जैसे मोहरें, मुद्राएं और भी प्राचीन चीज़ जिसे हम अवशेष कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती रहती थी। तो यह कौतूहल का क्षेत्र इतिहासकारों के लिए प्रारंभ से ही रहा था। इसीलिए 1826 में एक ब्रिटिश नागरिक चार्ल्स मैसन यहाँ पे आया और उसने यहाँ पर कुछ मुद्राएं और मोहरें प्राप्त की और उसके आधार पर अपना रिसर्च भी आरंभ किया और रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, लेकिन वह किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँच पाया था। उसके बाद आगे चल कर के 1856 में जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन का विस्तार किया जाने लगा, तो भूमि का समतलकरण किया जाने लगा, क्योंकि यह जैसा हमने आपको बताया भूमि बहुत ही उबड़ खाबड़ थी, पथरीली थी और बहुत सारे टीले थे यहाँ पर। तो इस ज़मीन को समतल करने के कार्य के दौरान अंदर से बहुत सारी पकी हुई ईंटें मिलना प्रारंभ हो गई। इन अधिक मात्रा में पकी हुई ईंटों के मिलने से कौतूहल और भी बढ़ा और तब भारत सरकार का ध्यान इस ओर गया। इस पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई और नए सिरे से फिर से खुदाई का कार्य शुरू हुआ। बहुत सारे इतिहासकारों की कमेटियां बनी, समितियों का गठन हुआ और बहुत सारे इतिहासकार वहाँ पर गए और उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। कनिंघम भी वहाँ पर गए, 1863 में ही वो गए और 1871-72 ये सब जगह, इन सब वर्षों में उन्होंने भी यहाँ पे अपना कार्य कुछ प्रारंभ किया। उसके अलावा 1912 में तो फ्लीट महोदय भी यहाँ पर गए और इन लोगों ने भी यहाँ पर खुदाई अपने अपने स्तर से खुदाई करवाई और कुछ चीज़ों को प्राप्त किया। लेकिन ये लोग इस सिंधु सभ्यता के महत्व को समझने में, वास्तविक महत्व को समझने में असमर्थ रहे और किसी ठोस नतीजे पर इनका रिसर्च पहुंच नहीं पाया। और इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ दयाराम साहनी का, जो उन्होंने 1921 में पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान का देश है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे पूरे हड़प्पा नगर की खुदाई की और पूरे के पूरे नगर को हमारे सामने खड़ा कर दिया। यह उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी का ये कार्य था और यह वर्ष था 1921।
और यह जो शहर निकला था खुदाई के दौरान वह था हड़प्पा। इसीलिए इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता भी होता है। और इसके ठीक 1 वर्ष के बाद राखाल दास बनर्जी ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया और उन्होंने मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई की और इस नगर को हमारे सामने लाया। यह मोहनजोदड़ो जो था वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की जो दूरी थी वो लगभग 483 किलोमीटर की थी। और आकार में, रख रखाव में ये दोनों नगर बहुत ही एक दूसरे से मिलते जुलते थे, काफ़ी बड़े थे, विशाल थे। इसीलिए किसी किसी इतिहासकार ने इन्हें राजधानी भी कहा है, जुड़वा राजधानी भी इसे कहा गया है। हालांकि इन दोनों नगरों की दूरी बहुत ज़्यादा थी। तो मोहनजोदड़ो, जिसका कि यह एक सिंधी शब्द है मोहनजोदड़ो, और इसका हिंदी में अगर इसका अर्थ जाने तो इसका नाम होता है, अर्थ होता है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। तो इन दोनों नगरों के मध्य में भी बहुत सारे नगर हमें एक के बाद एक मिलना शुरू हुए और तब धीरे धीरे इस पूरी सभ्यता का पता हमें लगा। और 1921 में तो दयाराम साहनी ने, 1924 में राखाल दास बनर्जी ने, और तब जाकर के 1924 में सर जॉन मार्शल ने इसकी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की। और तब पूरे विश्व में, हमारे देश में इस नई सभ्यता का परिचय हमें मिला, जो कि सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब जहाँ तक इसकी लंबाई चौड़ाई या क्षेत्रफल का सवाल है, ये इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई जो पूर्व से पश्चिम तक है वो लगभग 1600 किलोमीटर तक है और उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई मानी जाती है लगभग 1100 किलोमीटर तक। लेकिन यहीं पर हमें अंत इसका नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि नई नई जो खोजें हो रही हैं, नए नए जो पुरातात्विक अन्वेषण हो रहे हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके विस्तार की सीमा का अंत यहीं पर नहीं है। अभी भी राजस्थान में, गुजरात में और सीमावर्ती प्रांतों में कहीं कहीं पर खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिलना शुरू होती हैं, उनका भी अगर कार्बन 14 लिपि से किया जाता है आकलन, तो वो भी सिंधु सभ्यता के काल की ही प्रतीत होती है। इसलिए इसके क्षेत्रफल को या इसकी लंबाई चौड़ाई को अभी वास्तविक रूप नहीं दिया जा सकता है। यह एक अनुमान है जो मैंने आपको बताया है। जहाँ तक इसका क्षेत्रफल है वो लगभग 12,99,000 और 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। भारतवर्ष, इसकी सीमा के बारे में भी इतिहासकारों ने कुछ बताया है, जैसे कि उत्तर में यह जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक था इसका विस्तार, जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी। और इधर हम अगर उत्तर में देखें तो बलूचिस्तान का जो मकरान समुद्र तट है, वहाँ से लेकर के उत्तर पूर्व में मिस्र तक यह पूरी सभ्यता फैली हुई थी। इतनी लंबी चौड़ी थी। और जैसा कि मैंने कहा आपको कि इसका विस्तार यहीं तक नहीं था। अभी नए नए क्षेत्र हो सकता है ज़मीन के अंदर दबे पड़े हों और जो अपनी समय की प्रतीक्षा कर रहे हों, और समय आने पर उन्हें भी हम देखेंगे और इसमें हम जोड़ेंगे। और यह पूरी जो सभ्यता थी त्रिभुजाकार क्षेत्र में थी, त्रिभुज के आकार, और सभी नगर जो थे मुख्यतः नदियों के किनारे ही बसे हुए थे। और इतिहासकारों ने इसका कालक्रम भी निर्धारित किया है। इतिहासकारों के अनुसार मोटे तौर पे अगर हम देखें तो यह शुरू हुआ 3200 ईसा पूर्व से लेकर के इसे हम 1750 या 1700 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम हम मान सकते हैं। हालांकि ये ज़रूर कहना चाहिए कि इस दौरान, इस लंबी अवधि के दौरान इस सभ्यता में बहुत ही उतार चढ़ाव आए, और जब इस सभ्यता का पतन हुआ, सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, तो पतन के पूर्व इस सभ्यता ने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे। अब बहुत अनेक परिवर्तनकारी मोड़ों से इस सभ्यता को गुजरना पड़ा था। तो आज हम लोगों ने देखा कि इस हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई और इसका समय क्या था, इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसके नगरों के नाम
और इसे खोजने में किन किन इतिहासकारों का योगदान रहा। शेष बातें हम अगले दिन करेंगे।